Gopi Gajwani is an extremely eminent Indian artist. He has worked along with the doyens of modern contemporary Indian art. He has 25 one-man shows and has participated in a number of group shows nationally and internationally. His works are in several prestigious collections globally. Gopi Gajwani also has a parallel interest in creative photography and has made 9 short films. We are extremely fortunate to have with us Mr. Gopi Gajwani. He is a stalwart in the Indian art field. Welcome, Mr. Gopi Gajwani. Thank you, Jyoti ji. Thank you, Rakesh ji, for inviting me for a talk about my paintings and to be here in front of you. Many, many thanks. गोपी जी, तो आपका जो रुझान है आर्ट की तरफ, हाउ डिड इट ऑल बिगिन? अब मुझे खुद भी पता नहीं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इन टू आर्ट एक्चुअली. हम लोग छोटा था, मैं पाकिस्तान से आया था जब, और वहाँ पर पढ़ाई की, लेकिन आर्ट नाम की कोई चीज़ उस समय में थी ही नहीं एक्चुअली. एंड यही था कि घर में सारा टाइम ड्राइंग करना, अखबारों पे कोई जो कागज़ मिल जाए उस पर ड्रॉ करना, ये मेरे एक्चुअली स्वाभाविक रूप से मेरे को इंटरेस्ट क्रिएट करता था मेरे को बहुत ज़ोर से. अब ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स को मेरे लिए प्रॉब्लम थी एक्चुअली कि मैं, जैसे मेरे ब्रदर्स थे, सब लोग कोई एकेडमिक ईयर्स में, कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है, कोई साइंस में जा रहा है, कोई मेडिसिन में जा रहा है. मैं एक्चुअली पढ़ाई में इतना कमज़ोर था जो मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था लाइफ में एक्चुअली. तो पता लगा कि यहाँ पर आर्ट स्कूल है जहाँ पर कश्मीरी गेट में आप वहाँ पर आर्टिस्ट बनने के लिए कुछ, तो मेरे पेरेंट्स ने सोचा चलो यही कर ले, कम से कम आर्ट टीचर तो बन जाएगा. बस वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और 5 साल का कोर्स था मेरा कॉलेज ऑफ आर्ट में. वहाँ पर हर तरह की ट्रेनिंग मिलती थी, हर तरह की, और विदाउट फ्यूचर का पता नहीं था कि फ्यूचर क्या होने वाला है, कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे आगे जाके. 54 में मैंने ज्वाइन किया और 59 में मैंने ग्रेजुएट किया. और उस टाइम में हमारा एक लाइफ में संघर्ष होता था बहुत ज़बरदस्त कि बाहर निकल के क्या करेंगे. और आर्ट नाम की कोई समय कोई चीज़ थी ही नहीं एक्चुअली, कि जैसे आजकल के आप जैसे आर्ट कॉलेज में आप जाएंगे, जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट में मैं देखता हूँ मेरे मित्र वहाँ काम करते हैं जो, और जो नए स्टूडेंट आते हैं आजकल, उनके लिए इतनी ओपनिंग्स हैं, इतने ज़बरदस्त उनके लिए आसार हैं एक्चुअली. लेकिन आजकल हमारे लिए, मेरे समय में कुछ था ही नहीं एक्चुअली. हम लोग पास करके बाहर निकलते थे और जगह जगह कमाने के लिए कुछ न कुछ करते थे हम लोग. तो 1959 में जब आपने पास आउट किया तो उसके बाद कई साल आपके काफ़ी संघर्षपूर्ण रहे. संघर्ष क्या था कि एक्चुअली कोई दिशा ही नहीं दिखती थी हमें. कहीं कोई लोग हमारे स्टूडेंट्स कई तो टीचिंग में लग गए. मुझे टीचिंग पसंद नहीं थी एक्चुअली, तो मुझे लगा कि खाली बैठना ही ठीक है, बजाय कुछ न कुछ करते रहने के लिए मैं टीचर नहीं बनूंगा. और उसके बाद ऐसी हद हो गई कि बहुत देर तक कुछ भी काम नहीं था एक्चुअली, और उसमें कहीं छोटे मोटे काम मुझे मिल जाते थे तो मैं कर लेता रहा. जैसे आर्ट स्कूल में हम जो थे, तो बड़े बड़े आर्टिस्ट जो थे वो 26 जनवरी के टैबलोज जो होते ना, वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते थे, और हम जैसे स्टूडेंट्स को दिहाड़ी पे लगा लेते थे कि ये पेंट कर दो, वो पेंट कर दो, इसको यहाँ सामान, यहाँ रंग लगा दो, वहाँ लगा दो. और आप सोच ही नहीं सकते कि हम लोग किस सिचुएशन में काम करते थे. जैसे 6 दिन काम किया तो 6 रुपये मिलते थे, 10 दिन काम किया 10 रुपये का नोट पकड़ा दिया, 1 रुपया 1 दिन का. तो हम उसमें खुश हो जाते थे कि चलो कुछ तो कमाई हुई हमारी. लेकिन बहुत बहुत संघर्ष था लाइफ का. तो कभी आपको सेल्फ डाउट नहीं हुआ कि आप नहीं एस्टैब्लिश हो पा रहे, तो कैसे आगे चलेंगे? ऐसा है कि अंदर जो एक ख्वाहिश थी कुछ न कुछ करने की ना, वो बड़ी स्ट्रांग थी. खाली बैठना हमारे लिए एक लाचारी थी एक्चुअली, लेकिन नामुमकिन एक्चुअली. हम लोग खाली बैठ ही नहीं सकते थे. इतने काम किए, कुछ भी नहीं होता तो बाहर स्केचिंग करने के लिए निकल जाते थे हम लोग, या रेलवे स्टेशन पे या बस स्टॉप पे निकल गए, मार्केट में निकल गए और उनकी ड्राइंग करके लाते थे. वो किसी के लिए नहीं था, अपने लिए ही था एक्चुअली.
और वहाँ पर करते 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 फिर और भी दिशाएं खुलती गई। जैसे मुझे ह्यूमर बहुत पसंद था एक्चुअली लाइफ में। ह्यूमर एक ऐसी चीज़ है जो आर्ट स्कूल में सिखाई नहीं जाती, और उसको इतना डिफ़िकल्ट है उसको पोर्ट्रे करना आर्ट में। ये इतनी सेल्फ क्रिएशन की एक वो उसमें वो है कि आप एक कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती और आप क्रिएट करते हैं ह्यूमर। उन दिनों में एक शंकर्स वीकली एक पेपर निकलता था जो बहुत पॉपुलर था। आजकल तो लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना शायद कि शंकर्स वीकली क्या चीज़ है, लेकिन हमारे टाइम में इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, शंकर्स वीकली, धर्मयुग, कैरेवन, ये सब चीज़ थोड़े से गिने चुने पेपर थे, बहुत पॉपुलर थे। तो मैं शंकर्स वीकली में ह्यूमर देखता था और मैं भी घर में बैठ के उसकी रियाज करता था। और उस तरह से मेरे करते 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 मेरे को ह्यूमर क्रिएट करने की एक थोड़ी सी एक कला आ गई एक्चुअली कि हाउ टू क्रिएट ए ह्यूमर। कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, उसको कैसे ह्यूमर में टर्न करना एक बड़ा ज़बरदस्त था। मैंने शुरुआत करनी शुरू की एक्चुअली, और बहुत मुश्किल काम था ये काम। मैंने कुछ ड्राइंग्स की और एक दिन सोचा कि मैं शंकर्स वीकली में जाके शंकर पिल्ले जो मालिक थे, द शंकर, उनको दिखाऊं कि मैंने क्या किया। और मैंने ऐसा किया। मैं वहाँ गया, कुछ 4-5 ड्राइंग्स लेकर के उनको मैंने दिखाई कि ये मैंने किए हैं। मैं चाहूँगा कि आप कुछ उसका इस्तेमाल करें, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। बोले आप छोड़ जाइए, हम देखते हैं बाद में। कुछ रिएक्शन नहीं, कुछ हंसी नहीं, कुछ बात नहीं, कुछ का टिप्पणी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। 3 हफ्ते के बाद मैंने देखा कि शंकर जी में मेरा एक कार्टून छप के आ गया, मेरे को बिना बताए, बिना मेरी सोचे समझे। आप सोच ही नहीं सकते कि मेरे लिए इतना बड़ा एक इतना ज़बरदस्त विक्ट्री एक्चुअली मेरे लिए शंकर्स वीकली में एक स्पेस करना। उसके बाद मेरी उसमें शुरुआत शुरू हुई। फिर एक पेपर निकलता था इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, बहुत बेहतरीन और बहुत फेमस पेपर था टाइम्स ऑफ इंडिया का। मैंने एक छोटा सा एक कार्टून बनाया। शुरुआत मेरी हो गई थी एक नया क्रिएट करने की, एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए। मैंने 3-4 कार्टून बना के उनको इलस्ट्रेटेड वीकली में भेज दिए, बिना सोचे समझे, बिना जान पहचान के, बिना कुछ रीज़न के मैंने भेज दिया कि शायद जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। मेरे 4 में से 1 कार्टून छोड़ के बाकी कार्टून वापस आ गए कि हम इसको नहीं कर सकते, पर एक कार्टून के बारे में कुछ भी नहीं कहा। 2 हफ्ते के बाद उसको मैंने छपा हुआ देखा। आप सोच नहीं सकते इलस्ट्रेटेड वीकली में, जबकि उन दिनों में लास्ट पेज होता रहा ह्यूमर का, और पंच के कार्टून ही छपते थे। पंच एक मैगजीन है जो इंग्लैंड से निकलता है, उसमें से रिप्रोड्यूस करते थे वो कार्टून ह्यूमर के, और सिर्फ उन्हीं के लिए ही सीमित था। या आर.के. लक्ष्मण के कार्टून छपते थे, या मारियो मिरांडा एक फेमस कार्टूनिस्ट थे जिनके कार्टून छपते थे। उसके अलावा कोई कार्टून नहीं छपते थे। मेरा वहाँ पर कार्टून छप जाना, आप सोचते हैं मेरे लिए इतनी बड़ी विक्ट्री थी, इतनी बड़ी विक्ट्री थी। ऐसे मेरी एंट्री हुई। तो आहिस्ता 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 करते 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 मैं फिर जहाँ और जगह मिलती थी, जहाँ और काम का मुझे प्रयास मिलता था, जहाँ और मुझे कहीं उम्मीद थी कि यहाँ कुछ कर पाऊँगा, कुछ दिखा पाऊँगा, मैंने किया एक्चुअली। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपने फिर आई थिंक स्पैन के लिए भी काम किया। यू वर देयर ऐसा है कि स्पैन में मैंने काम किया क्योंकि मेरे पास कुछ भी और करने के लिए नहीं था। घर में कब तक बिना कमाए एक्चुअली मैं गाड़ी चलती रहेगी। तो स्पैन में एक क्या है कि उन दिनों में एक इंटरनेशनल फेयर था प्रगति मैदान में, वर्ल्ड फेयर। तो उसमें वो दिहाड़ी पे या घंटे के हिसाब से छोटे छोटे आर्टिस्टों को जिनको काम ढूंढ रहे थे उनको हायर कर देते थे। मुझे भी मालूम हुआ कि यहाँ पर इनको आर्टिस्ट की ज़रूरत है। मैं चला गया और उन्होंने मुझे रख लिया कुछ दिनों के लिए, घंटों के हिसाब से। वहाँ पर मुझे काम करने का एक अजीब सा एक्सपीरियंस मिला एक्चुअली। वहाँ अमेरिका से जो डिज़ाइनर्स आए हुए थे एग्जीबिशन के पर, उनके साथ काम करने का, और उससे मेरे कांटेक्ट बन गए, नई चीज़ें सीखी, नया अंदाज था काम करने का। लेकिन मेरा वहाँ पर एक तरह से हल्का सा एक काम करने का सिक्का कायम हो गया, क्योंकि मेरी काम की क्वालिटी उनको शायद इतनी अच्छी लगी जो उनके रजिस्टर में मेरा नाम दर्ज हो गया। कुछ देर के बाद मैं फिर से बेकाबू होके बिना काम के घूमता रहा, थोड़े बहुत प्राइवेट काम करता रहा। इनको शायद कुछ और काम करने की ज़रूरत पड़ी और उनको मेरी याद आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि काम करना चाहोगे कुछ दिन के लिए, डेली वेजेस पे लिए। मेरे को काम पे उन्होंने रख लिया और मैंने कुछ दिन काम किया, और काम करने के बड़ा चैलेंज के साथ। बस वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई अमेरिकी कनेक्शन। उसके बाद शायद स्पेन में भी बाद में जगह मिली इनको, मुझे स्पेन के लिए बोला। फिर मेरे को रेगुलर जॉब मिल गई वहाँ पर।
मैंने बहुत साल काम किया, नए काम किए, नए काम सीखे मैंने, पर उसके साथ मेरा सिर्फ काम करना था एक रोटी कमाई की जगह। लेकिन मैं घर आके अपने प्राइवेट समय में पेंटिंग डेली करता था। ये आप सोच के रखिए कि उसके बगैर मुझे चैन नहीं आता था। खाली टाइम में बैठ के कुछ ड्राइंग करना, कार्टून बनाना, फोटोग्राफी करना, पेंटिंग करना, ये सब चीज़ करता रहा। और इसमें करते करते ऐसी सिचुएशन आ गई जो घर में इतने इकट्ठे काम हो गए, मैंने सोचा कि चलो यार वन मैन शो कर डालूँ। तो 1966 में मैंने पहला वन मैन शो किया, बिना कोई जान पहचान के, बिना कुछ उम्मीद लगाए कि मेरा क्या होने वाला है, मेरा काम कैसा लगेगा। लेकिन एक बात थी थोड़ी सी, वहाँ से मेरी एक शुरुआत हुई नई भाषा क्रिएट करने की। एक्चुअली अब एकेडमिक ईयर्स में तो मैं रियलिस्टिक काम करते हैं, बिल्कुल जहाँ पर फिगरेटिव काम करते हैं, फिगरेटिव से आप रियलिस्टिक काम में आते हैं। ये काम जो मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन हुई थी त्रिवेणी में, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट, और ये कहाँ से शुरू हुई मुझे खुद को मालूम नहीं है। हम आपसे यही पूछने वाले थे कि आप इतने ब्यूटीफुल आपने कैरिकेचर्स किए, आपका अपना एक सेल्फ पोर्ट्रेट बहुत ही खूबसूरत जिसमें एक फेस कैनवस के बाहर देख रहा है, एंड आपने आई थिंक रविंद्रनाथ टैगोर का भी किए। उसके क्या वहाँ मैंने से आप बहुत सारे कैरिकेचर्स, एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत आसान काम नहीं है। आप फिगर ड्राइंग तो करते हैं, लेकिन कैरिकेचर सिखाना एक आर्ट स्कूल में ऐसा कोई एजुकेशन नहीं है। ये आपकी मन की एक क्रिएटिविटी है जो आप करते हैं। इसमें क्या है, एक थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा करना पड़ता है जिसमें आपको शायद डिस्टॉर्ट करना पड़ता है फेस को बहुत बुरी तरह से। तो आप सोचते हैं कि पता नहीं जिसका मैं चेहरा बना रहा हूँ उसको ये पसंद आएगा नहीं आएगा, कोई उनको बुरा तो नहीं लगेगा, या डिस्टॉर्ट मैं कर सकता हूँ, कितनी मुझे डिस्टॉर्ट करने की इजाज़त है। मैं कोई बड़ी चीज़ तो हूँ नहीं, मैं एक छोटी सी आर्टिस्ट हूँ एक्चुअली। और आपने जैसे कि यहाँ तो से मैंने आप अपना बनाया, वो हिम्मत करके बनाया, क्योंकि मैं अपना बना रहा हूँ तो मुझे कोई कहने वाला नहीं है कि ख़राब है अच्छा है। पर मैंने जैसे बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोगों के लिए किए, रविन्द्रनाथ टैगोर का, सतीश रे का, हुसैन साहब का, और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का, बड़े बड़े क्रिएटिव फिल्म मेकर्स का, बड़े बड़े कलाकारों के, गाय तोंदे का, तैयब मेहता का, इन सब के मैंने कैरिकेचर्स बनाए। और मैंने कैरिकेचर्स बनाए तो मुझे कहीं छपने का मौका भी मिला, लोगों ने देखा और लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये कैरिकेचर तो कमाल की है बहुत ही। मुझे इंडियन एक्सप्रेस ने अप्रोच किया, बोले कि हम हर संडे को एडिटोरियल छापते हैं, स्पेशल एक पेज में एडिटोरियल छापते हैं, और उसमें एक पर्सनैलिटी को हम देख लेते हैं, पर्सनैलिटी को हम पोर्ट्रे करते हैं, और हम चाहेंगे कि आप उन पर्सनैलिटी के ऊपर कैरिकेचर बनाएं हर संडे, मतलब आपका पेज है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था जिन जिन बड़े बड़े कलाकारों के लिए, बड़े बड़े दिग्गज लोगों के लिए कैरिकेचर बनाना, और अगर कुछ गुस्ताखी हो गई तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो आपका बहुत ही एक फैसिनेटिंग दौर था, पर इसके आगे जैसे आप कह रहे हैं आपने सोलो एग्जीबिशन करी, इसमें आपने बिल्कुल यू मूव टू एब्स्ट्रैक्ट, एंड आपका 1966 में जैसे आप बता रहे थे कि त्रिवेणी में आपने 66 की। में मेरा पहला शो था। हाँ जी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो इतना मिनिमल था, इतना एब्स्ट्रैक्ट था, मतलब लोगों के लिए हैरानी की थी कि मैं तो रियलिस्टिक ड्राइंग करता हूँ। अचानक ही मेरी ड्राइंग में हुआ क्या है, एक पेज पे, एक कैनवस पे, सिर्फ एक लाइन बस, और कुछ भी नहीं। मैं यही देख रही थी कि आपके अर्लियर वर्क्स में बिल्कुल ये स्पेयरनेस कहाँ ऑफ से आया ज्योमेट्रिक ये फॉर्म या कहना बहुत लाइन। मुश्किल है, लेकिन एक शुरुआत होती है कहीं से, और सबकॉन्शियसली एक कहीं से एक आपको राह दिखती है। एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन हुई थी अमेरिका की, और उसमें अमेरिका के बड़े बड़े ज़बरदस्त दिग्गज कलाकारों के शो कैनवसेस थे। मतलब आप नाम लीजिए, जैसे यहाँ के हुसैन है, वहाँ के बड़े बड़े कलाकारों के शो थे, और हमारे लिए वो बड़ी नई चीज़ थी। और वहाँ पर आर्टिस्ट के एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग देखी, और जिनको मतलब मैं कह नहीं सकता कि कैसे मेरे को उत्साह मिला, क्या हुआ कि मैंने उनसे प्रेरणा मिली, मेरे को वहाँ से मेरी भाषा चेंज हो गई। गोपी जी, जैसे आप कह रहे हैं कि जो आपका पहला एब्स्ट्रैक्ट था उसमें मेनली आपने लाइंस और बहुत स्पेयर वे में आपने यूज़ किया कैनवस को, बट आगे जाके आप देखिए, आप जैसे एक आपका रेड वर्क है आई थिंक 1996 का, उसमें आपका कंटिन्यूड यूज़ ऑफ लाइंस चल रहा है, पर आपने कलर्स इतने ब्यूटिफुली इनकॉर्पोरेट किए इन योर लेटर वर्क्स कि एक रेड कलर की पेंटिंग है जिसमें आपने लाइन से क्वाड्रेंट पूरे 4 बनाए हुए हैं, और बहुत ही ब्यूटिफुली लाइंस का उसके साइड पे आपने यूज़ किया है। तो लाइंस के साथ आपका जो ये रिश्ता है,
चाहे आपकी पेंटिंग्स में बहुत सारे कलर्स आए, प्रोफ्यूजन ऑफ कलर्स आए, बट स्टिल सम काइंड ऑफ ज्योमेट्रिक इंक्लिनेशन आपने हमेशा अपने वर्क में जारी रखी। अबे दिस इज़ बीन ए वेरी लॉन्ग जर्नी, और बहुत कठिन है बताना कहाँ से शुरुआत, कहाँ से बदलाव आया, कहाँ से चेंज हुई, कहाँ से मैंने क्या सोच के क्या नए काम में मेरा वो आया। जब शुरू की 66 की आप बात करते हैं, उसमें मेरे मिनिमल यूज़ ऑफ मेरा कलर्स, मिनिमल स्ट्रोक्स, इतना खाली स्पेस को मैंने किया जैसे, और उसको संभालना इतना कठिन था मेरे लिए, और चैलेंज भी था एक्चुअली, कि कुछ भी नहीं और बहुत कुछ, ये मेरे लिए ऐसा था। और इसके बाद आहिस्ता इसके बाद बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ। मुझे याद है डॉक्टर चार्ल्स फैब्री उस टाइम में स्टेट्समैन में लिखते थे, बहुत सुंदर आर्ट क्रिटिक थे, बहुत नामी धामी आर्ट क्रिटिक थे। वो मेरा शो देखने के लिए पहले आए, और तीसरे दिन मेरे स्टेट्समैन में उन्होंने छापा रिव्यू, और उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग एब्स्ट्रैक्ट बाय गोपी गजवानी। मैं हैरान हो गया कि मेरा पहला शो और एब्स्ट्रैक्ट नाम की कोई चीज़ मुझे पता नहीं है, और मैंने किया, और उसके बाद इन्होंने इतना कुछ लिखा मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा प्रोत्साहन मिला मुझे, और उसके बाद नई राह देखने को मिली, नए कुछ किए, नया काम करने का मन किया। स्पेस को छोड़ करके स्पेस में मैंने अलग से ट्रीटमेंट नए शुरू किए, कलर्स लाना शुरू किए, पैटर्न्स लाना शुरू किए, पैलेट नाइफ लाना शुरू किया, ब्रश स्ट्रोक्स लाना शुरू किए, ये सब नए एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया मैंने। और इसमें एक दिन में, एक रात में, एक राह में कुछ होता नहीं है। आहिस्ता चलते जाइए, आपको राह मिलती जाएंगी, और नए काम करने का उत्साह आपको मिलता जाएगा। और गोपी जी, जैसे आप कहते हैं, आपसे बातचीत करने में आप मुझे कहते हैं आप कुछ खोज रहे हैं, यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग इन योर आर्ट। ऐसा है कि जब आप एक काम करते हैं, एक कैनवस शुरू करते हैं, आज की तारीख में, या आज से 10 साल पहले, या 20 साल पहले, या शुरू के मेरे काम, हर कैनवस में आप कुछ न कुछ खोजते हैं, और आपकी नई भाषाएं हैं। उसमें कोई भी काम ऐसा नहीं है कैनवस में जो आप कह सकें कि ये मेरा कंप्लीट है। जब आप काम करते हैं तो आपका एक दूसरा रूप, आपका एक दोस्त है जो आपको देखता रहता है, आपका मेन क्रिटिक है वो एक्चुअली, और वो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना मेरे हिसाब से, मेरी अपनी खोज में उसने इतना प्रोत्साहन दिया, इतना सक्सेस दिलाई मुझे काम में, क्योंकि अगर आप काम करते जा रहे हैं और अपने आप को शाबाश देते जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप कहीं तो कभी गलती से अंधकार में भी जा सकते हैं। अगर आपका काम कर रहे हैं और आपका दूसरा रूप, आपका क्रिटिक जो है वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो आपको गलत काम नहीं करने देगा। जैसे माइकलएंजेलो ने कहा है कि आपकी जजमेंट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्गर देन योर वर्क। व्हाट इट मीन्स इज कि जजमेंट वो है जब आप काम करते रुक गए, आपकी जजमेंट कहती है अब इससे ज़्यादा मत करो, या जो तुमने किया वो ठीक नहीं किया है, या इसमें कुछ नए डायरेक्शन चाहिए, नए कलर चाहिए। तो ये आप खोज की बात कर रहे हैं ना, ये आपको नई खोज जो है ना आपको ढूंढने में मजबूर करती है, और उस प्रोसेस में आप कभी बहुत अच्छे कैनवस बनाते हैं, कभी बना के लगा के मैंने जो कुछ किया मज़ा नहीं आया, छोड़ देते हैं, फिर अगले दिन शुरू करते हैं। तो इस प्रोसेस में आपकी खोज रहती है आगे पीछे, कभी गलत कभी सही, काम चलता रहता है। आपने जैसे इसके आगे आपने एग्जीबिशंस करी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल्स दिए, जैसे मेडिटेटिव साइलेंस, द लिसनिंग आई। तो इसमें आप जैसे कि आप ये एक एब्स्ट्रैक्ट से जिस तरह आप कहना चाह रहे थे कि अगर आप विजुअली सिर्फ नहीं देख रहे, अगर एक पेंटिंग को आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपकी आंख सुनेगी भी। द लिसनिंग आई, दैट वाज लाइक वेरी ब्यूटीफुल आई थॉट। हाँ वो है। कई बार काम करते ना, जिस डायरेक्शन में दिशा में आप काम करते हैं, आपको अपने आप ही लगता है कि यार इसका शीर्षक ये होना चाहिए। जैसे साउंड ऑफ साइलेंस, अब साउंड साइलेंस की होती नहीं है, लेकिन रंग जो है ना वो आपके इतने खामोशी में हैं, वो इतने डिबेट करते हैं रंग ऐसे कि जैसे कई बार ऐसा है कि अपने आप ही मुझे उसके शीर्षक नज़र आते हैं, और कई बार पूछते हैं लोग इसको क्या कहना चाहेंगे, कई बार सूझता ही नहीं है। आप अनटाइटल मतलब टाइटल सूझता ही नहीं है। अब जैसे कुछ पूछते हैं लोग
कि इसका मतलब क्या है, आज मतलब समझाइए। मतलब समझाना बहुत मुश्किल काम है एक्चुअली पेंटिंग का। एक कठिन, जैसे आप संगीत में, जैसे आप किसी के कोई संगीतकार आप सुन रहे हैं और वो एक रागा उसने शुरू किया, आलाप देना शुरू किया, एक लंबा आलाप ध्रुपद का शुरू किया, और आप रुक करके पूछिए गुरुजी इसका मतलब समझाइए, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। वो कहाँ से शुरू करे आपको समझाना। आलाप तो आलाप ही है। मेरे को लगता है जैसे म्यूजिशियन जो होते हैं, म्यूज़िक लिखता है, ऑर्केस्ट्रा लिखता है, और उसमें 100 पीस का ऑर्केस्ट्रा है, उसमें 2 ड्रम्स, 15 वायलिन्स, इतने ड्रम्स, इतने सितार, इतने पियानो, ये और किस किस डिस्टेंस पे होना चाहिए आप पोजीशन करते हैं, क्योंकि आपने पूरा एक ऑर्केस्ट्रा विजुलाइज किया हुआ है। लेकिन लगभग कैनवस का भी एक ऐसा ही है, जैसे मैं काम करता हूँ, हालांकि एब्स्ट्रैक्शन में पेंट को स्प्लैश करता हूँ, पेंट को रखता हूँ, पेंट को पोजीशन करता हूँ, उसकी भी एक तरह से मुझे लगता है कि ये भी एक तरह से ऑर्केस्ट्रा है, कलर में ऑर्केस्ट्रा है एक्चुअली। हालांकि इसकी ध्वनि नहीं आती, लेकिन इट हैज़ ए साउंड। जैसे साउंड इस तरह से, जैसे कहते हैं ना, आप काम करते 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 आप किसी से बातचीत करते हैं और आप रुक जाते हैं, कहते हैं यार ये थोड़ा लाउड हो गया। लाउड का मतलब क्या है? साउंड तो नहीं है ना। लाउड के मतलब वो उसमें ठहराव नहीं है, इसमें ये कलर भाग रहा है। अब शब्दों में बताना बहुत कठिन काम है, लेकिन यही है कि उसको काम करते करते उसमें ऐसा लगता है कि समथिंग इज डिस्टर्बिंग एक्चुअली, और वो संभल नहीं पा रही। और कभी कभी ऐसा लगता है कि एक स्ट्रोक गलत लग गया काम करते 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 करते, और ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता, और आप सोचते हैं कि कहाँ से संभालूं उसको मैं। वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्रेस। नहीं, मैं कहाँ से संभालूं। और उसमें एक स्ट्रोक गलत लग गया। गलत कैसे लग गया? अब जैसे अब 10 वायलिन बज रहे हैं म्यूजिशियन, और उसने रोक करके कहा है ये वायलिन में थोड़ा सा आउट ऑफ ट्यून है। हमारे लिए कुछ भी पता नहीं लगता क्या आउट ऑफ ट्यून, और उसने क्या किया, ज़रा सा छेड़ के कस दिया उसको, वो ट्यून में आ गया। तो वो क्या से एक आदमी की सेंसिटिविटी इतनी स्ट्रांग है कि ज़रा से आउट ऑफ ट्यून होने से आपको अखरता है एकदम से। ठीक एक गलत स्ट्रोक पेंटिंग का लग जाए और उसमें आपको लगता है यार इसमें थोड़ा येलो और मिलाया जाए, या इसमें लाल कम कर दिया जाए, या वाइट और मिलाया जाए तो समझ जाएगा, और हो जाता है ये। और ये इसके ऊपर किताबी वो नहीं चलेगा, ये आपके माइंड ही आपका कहता है। आप इसमें कहें कि आपने इतने पैनल, इतने जगह पे इतना कलर लगाया है, इसको थोड़ा टोन डाउन करो। मतलब टोन डाउन का मतलब हुआ कि बहुत भाग रहा है कलर जो ना, इसको थोड़ा रोक लो यार, थोड़ा रोक लो, इसको थमा लो थोड़ा सा। और हम आर्टिस्ट लोग ये जो हम अपने जीवन में प्रयास करते हैं, यही कुछ सीखा है, और यही कुछ करने के लिए कि आर्ट की भाषा को कैसे सही तरह से उसका उपयोग किया जाए। पेंटिंग की भी एक भाषा है, उसकी ग्रामर है, उसको आप तक पहुंचाने के लिए इट कम्युनिकेट्स एक्चुअली। आई एम कम्युनिकेटिंग टू यू थ्रू माई वर्क्स, थ्रू माई कैनवस, थ्रू माई शेप्स, टोन, टेक्सचर्स, एवरीथिंग एक्चुअली। करेक्ट। और आपको जैसे जिस तरह से कौन से मीडियम में आप काम कर रहे हैं और किस वर्क को क्या मीडियम की ज़रूरत है, ये सब भी आपका इट्स अ मैटर। ऐसा है मीडियम में आप काम करते हैं। जैसे कई ऐसे आर्टिस्ट हुए हैं जो कि एक काम कर रहे हैं और उसी में पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आपने वही चुना और वही निभाया और वही किया। कई आर्टिस्ट हैं जो पेंट करते हैं और साथ ही पियानो में बजाते हैं। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे। सत्यजीत रे जैसे हैं, वो फिल्म बनाते थे, अपने फिल्म के पोस्टर्स भी डिज़ाइन करते थे, और उसका संगीत भी लिखते थे, डायलॉग्स भी लिखते थे, और लिरिक्स भी लिखते थे। इतना कुछ कर लेते थे क्योंकि उनमें इतना कुछ करने की क्षमता थी, ख्वाहिश थी, कर पाते थे। गोपी जी, अभी आपका जो लेटेस्ट है 2020 में, आई थिंक इनटू द गैदरिंग नाइट, उसमें आपने मोस्टली चारकोल का पे काम किया। चारकोल
क्या है कि एक इतना इंटरेस्टिंग मीडियम है जो मैं पहले अर्ली टाइम में, अर्ली ईयर्स में मैं पेंसिल से या वाटर कलर से या पेपर वर्क करता था। चारकोल कम इस्तेमाल किया था, चारकोल पेपर पे ही काम होता है उसका। लेकिन मुझे अब लेटली कुछ सालों से मैंने, अभी पिछले 4-5 साल से मैंने कुछ शो किए हैं, उसमें मैंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया मेरे काम उसमें, और मुझे इसकी बहुत सक्सेस मिली है। एंड दे आर ब्यूटीफुल। बहुत सक्सेस मिली और इतनी डिमांड है, और डिमांड है इसलिए इधर काम नहीं, मतलब काम किया आपने, आपको सक्सेस मिली, यही मेरे लिए बहुत है। बिल्कुल गोपी जी, आपका इतना लंबा करियर है आर्ट में, यू हैव बीन वन ऑफ द लीडिंग आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, एंड आपका आई थिंक आपके क्लासमेट्स थे रामेश्वर बूटा जी, अर्पिता सिंह जी, एंड यू ऑल्सो हैड अ वेरी गुड acquaintance विद जय जरोटिया जी। जय जरोटिया मेरे ख़ास दोस्त थे बहुत ही। हम आपस में बैठ के घंटों घंटों आज के ऊपर बातचीत करते थे, बहस करते थे, टिप्पणियाँ करते थे और काम के बारे में डिस्कस करते थे, इतनी कुछ। मुझे याद है हम लोग 2 दफ़ा मुझे मौका मिला, इकट्ठे हो गए कैंप में, पर 2 कैंप्स में ऐसा हुआ कि हम दोनों एक रूम में इकट्ठे शेयर किया रूम। अब जब करते हैं तो रात को खाना वाना खा के आके बैठे, और ना उसको नींद आ रही ना मुझे नींद आ रही है, तकिया ऐसे रख के बैठ के बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई कब पता ही नहीं लगा। और उन्होंने, मुझे याद है, पता नहीं किस समय उठ के रात को एक ड्राइंग बनाई और सुबह उठ के मुझे कहा, गोपी दिस इज़ फॉर यू। मेरे लिए कितनी बड़ी बात है ये, आप सोच के देखिए। हमारी बातचीत का, बहस का, गुफ्तगू का एक रिज़ल्ट जो है, और ये बहुत सुलझे हुए कलाकार थे, बहुत सुलझे हुए कलाकार। आर्ट स्कूल में जय का अभी तक लोग याद करते हैं, मतलब ऐसा आर्टिस्ट मिलना अभी तक मुश्किल है। गोपी जी, आपसे मैं सिर्फ 2 प्रश्न और पूछूंगी। एक तो यंग आर्टिस्ट को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या एडवाइस देंगे? ऐसा है कि यंग आर्टिस्ट जो है आजकल कलाकार बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। लोग आमतौर पे कहते हैं कि हमारा टाइम, हमारा वक्त, हम ही अच्छे हैं। मान लिया, एक अलग तहजीब से हम निकल के आ रहे हैं। अब वक्त बदल रहा है तो समय से यंग जनरेशन भी बदलेगी। अब जैसे मुझे पता है कि हमारे आर्ट स्कूल में हमारे टीचर, आप समझ सकते हैं, सरोज मुखर्जी, बेरेंदे, जया उपास्वामी, दिनकर कौशिक, धनराज भगत, अविनाश चंद्र, ये सब लोग नामी धामी कलाकार थे। लेकिन अब कि आज के कलाकार में शायद ऐसे टीचर रहे भी नहीं हैं। ये जय जरोटिया साहब का लास्ट बैच था जो कि इतने ज़बरदस्त टीचर्स थे, इसके बाद शायद ना के बराबर कोई टीचर है ही नहीं। लेकिन आजकल के कलाकार, जिस तरह से हमारी एक सीमाएं थी, ये आजकल के कलाकार बहुत डेयरिंग हैं। एक्चुअली हम डरपोक थे, सही बात बता रहा हूँ। हम डरपोक इसलिए थे कि हमको कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ता है इसकी कमाई क्या होगी, पैसे कितने मिलेंगे। और हम, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे आर्ट स्कूल में, हमारे सारे कॉलेज में सिर्फ एक शख्स है जो गाड़ी में आते थे, प्रिंसिपल सान्याल। बाकी सब लोग पैदल आते थे या बसों में आते थे। आजकल स्टूडेंट्स लोग सब गाड़ियों में आते हैं। तो ये परिवर्तन जो आया है इतना ज़बरदस्त, और नई नई चीज़ें करने का इनको आजकल फील्ड खुला हुआ है। बहुत डर नहीं है, बिल्कुल भी घबराहट नहीं है, बिल्कुल जी। लेकिन हम जो है ना, एक डेडिकेशन जो है हमारा था काम करने का, जिस तपस्या से हम लोग काम करते थे, वो शायद मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं शायद मिसिंग है। एक्चुअली एक जोश है काम करने का, एक आपके पास सब कुछ है, लेकिन कभी कभी लगता है कि आपको ड्राइंग तो आती नहीं है, क्योंकि ड्राइंग की ही नहीं है। अब इतनी एब्स्ट्रैक्शन, हालांकि मैं खुद एब्स्ट्रैक्ट पेंटर हूँ, लेकिन मुझे पता है कि एब्स्ट्रैक्शन पाने के लिए मैंने कितना कुछ समय दिया है, कितना कुछ गंवाया है, खोया है एब्स्ट्रैक्शन में अचीव करने के लिए। इस वक्त अचीव करने के लिए आर्टिस्ट जो है ना, यंग आर्टिस्ट जो हैं, इसलिए क्योंकि वो बहुत आसान है। क्योंकि बाहर स्केचिंग करना, ड्राइंग करना बहुत कठिन काम है, उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। गोपी जी, आपसे ये ज़रूर मैं पूछूंगी, व्हाट इज़ आर्ट? आपके लिए आर्ट क्या है? मेरे लिए आर्ट
ऐसे 2 शब्दों में बताना बहुत कठिन है एक्चुअली। आर्ट है तो मैं ज़िंदा हूँ, नहीं होता तो शायद पता नहीं क्या करता मैं, क्या होता मेरी लाइफ में। ये पिछले 2-3 साल कोविड के जो गुजरे हैं सारे वर्ल्ड में एक्चुअली आर्ट ने ही हमको बचाया एक्चुअली, वरना इतने नुकसान हुए हैं फैमिलीज़ में, इतने दुखदायक हादसे हुए हैं, लेकिन आर्ट ने हमें इतना काबू रखा है, इतना रखा है जो कि कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला एक्चुअली। आर्ट ने हमें ज़िंदा रखा है और आई थिंक द लाइफ शुड गो ऑन। आप काम करते हैं तो आप काम ख़त्म होता है तो आप हाथ साफ करके धोने के आते हैं तो आप सोचते हैं कल क्या करूँगा, मतलब इतना आपको कला आपको ऑक्यूपाई करके रखती है। एंड फाइनली चाइब्रेरी के बारे में आप क्या कहेंगे? जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे मालूम है, जितना मैंने सुना है इसके बारे में, बहुत मुझे आशावादी हूँ ये सोच के कि यार ये एक ऐसा गढ़ होने वाला है जहाँ बहुत सारे क्रिएटिव माइंड्स आके अखाड़े में एकदम से अपना अपना काम दिखाएंगे। अलग अलग सिनेमा, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, ये सब कलाएं आके एक प्लेटफॉर्म पे इतना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, हमारे लिए बहुत एक सौभाग्य की बात होगी। एक हमारे लिए एक्चुअली डिफरेंट एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हम सबको एक जगह पे इकट्ठा करने का एक मौका मिलेगा चायबेरी में। Thank you so much. Thank you so much. Gopi ji, we are very, very happy that you could be here with us, and thank you for sharing your wonderful insights on this episode. With that, we come to an end of this episode of Chaibrary. We do hope you've enjoyed watching it. Please do like and subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon for latest updates. We do thank you for your love and support. This is Jyoti Katpalia from the sets of Chaibrary, signing out till the next time. Bye-bye and namaskar.